हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग अगेन बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर के 12 डेज 12 टेस्ट पर, और आज है इसका डे 2। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 40 क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने आएंगे और आपको अपने आप को परखना होगा, देखना होगा कि जितना आपको कंप्यूटर आता है उसमें से क्या 40 में कम से कम 35 प्लस क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं या नहीं, है ना। इतना एम तो बना के रखना ही होगा कि 35 क्वेश्चन सही कर पाए। और अगर नहीं तो गलतियों को समझने की रिक्वायरमेंट है कि गलती हो कहां पर रही है। क्या कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है? और अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क 2024 लेटेस्ट वाला कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जो कि 15 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। फुल कंप्यूटर कोर्स है जहां पर आपको कॉन्सेप्ट की वीडियोस, एमसीक्यूज की वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट टॉपिक वाइज देखने को मिलेंगे। तो जब आप टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर कि हाँ, मेमोरी कंप्लीट हो गया, डेटाबेस कंप्लीट हो गया, नेटवर्किंग कंप्लीट हो गया, इंटरनेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप अपने आप को कह सकते हैं कि हमने हर एक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। और अगर हर एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे तो क्या एग्जाम में ये गारंटी हो जाएगी कि आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर पाए? जी हां, क्योंकि आपका ब्रेन उस स्पीड में काम करेगा जिस स्पीड में आंसर करने की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि एग्जाम में आपको आंसर भी देना है, कम समय में भी देना है, एक्यूरेसी के साथ भी देना है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो भी नहीं करना, यानी कोई गेस वर्क भी नहीं करना है। तो यह जरूरी है कि आपके पास में एक परफेक्ट कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। सर कैसे ज्वाइन करें इस कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। सर इसकी वैलिडिटी कितनी है? 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये मिलेगा। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं कोर्स के रिगार्डिंग, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए बैक टू दी क्वेश्चंस, फटाफट बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चंस का ये सिलसिला। डे 1 में हमने क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये क्या था? इन अ डेटाबेस टेबल व्हाट डज अ कॉलम रिप्रेजेंट? डेटाबेस तालिका में एक कॉलम क्या दर्शाता है? बताइए मुझे। एट्रीब्यूट, इंडेक्स, एंटिटी, रिलेशन या टपल्स? आप जानते हैं डेटाबेस में रोज को क्या बोलते हैं? टपल्स। कॉलम्स को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। लेकिन क्या सिर्फ इतनी ही नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए? तो हां, अगर आपको पता है कि रो को टपल्स बोलते हैं और कॉलम को एट्रीब्यूट्स, तो बल्ले बल्ले है। लेकिन इसके साथ साथ और क्या क्या पता होना चाहिए? रोज को रिकॉर्ड भी बोलते हैं और टपल्स भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये जो पूरी टेबल है, इस टेबल को रिलेशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेटाबेस में जो टेबल होती है, इस टेबल को किस नाम से जानते हैं? तो आंसर होगा रिलेशन। रोज को क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड या टपल। कॉलम्स को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट या फील्ड के नाम से भी इसको जानते हैं। तो अगर फील्ड होता तो वो भी कॉलम है या वो भी एट्रीब्यूट्स हैं। क्या ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन करिए और इसके बाद मुझे बताइएगा कि आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया। लिखते जाइएगा एक जगह पर। फ्लैश मेमोरी इरेजेस डेटा इन यूनिट्स कॉल्ड। फ्लैश मेमोरी इकाइयों में डेटा को मिटा देती है, जिसे क्या कहा जाता है? बिट्स, बाइट्स, हर्ज, केबी या ब्लॉक? अब पहले तो आंसर दो। दिया कुछ आंसर आपने, चलो। फ्लैश मेमोरी क्या होती है? फ्लैश मेमोरी का मतलब वो मेमोरी जिसे हम लोग पेन ड्राइव बोलते हैं, मेमोरी कार्ड बोलते हैं, या एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्लैश मेमोरी।
सर इसे फ्लैश मेमोरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहां पर डेटा को इरेज करना काफी आसान होता है। अगर आपको पेन ड्राइव में डेटा को इरेज करना है, काफी आसान है, डिलीट कर दिया, फॉर्मेट कर दिया पेन ड्राइव में। सेम मेमोरी कार्ड में डेटा को लिखना और इरेज करना काफी आसान है। सेम अगर बात करें एसएसडी के केस में, सॉलिड स्टेट ड्राइव के केस में, तो डेटा को लिखना और रिमूव करना काफी आसान है। लेकिन यहां पर जो हम डेटा को रिमूव करते हैं वो किस फॉर्मेट में करते हैं? फ्लैश मेमोरी में, ब्लॉक्स के फॉर्मेट में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्लॉक्स। याद रखेंगे इस बात को। फ्लैश मेमोरी से एक क्वेश्चन जरूर आएगा या 2 क्वेश्चन भी आते हैं, तो कंफर्म टॉपिक है एग्जाम में फ्लैश मेमोरी। 2 से 3 क्वेश्चन तक आपको इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। फ्लैश मेमोरी कौन कौन सी होती है? पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और एसएसडी। फ्लैश मेमोरी में डेटा को कैसे रिमूव करते हैं, कैसे इरेज करते हैं? ब्लॉक्स के फॉर्मेट में। आगे बढ़िए। नैंड और नॉर आर टाइप्स ऑफ विच मेमोरी? नैंड और नॉर किस मेमोरी के प्रकार हैं? आईबीपीएस का फेमस क्वेश्चन है, बताइए। नैंड और नॉर का नाम आपने सुना होगा। ये लॉजिक गेट्स होते हैं, नैंड गेट, नॉर गेट। और आपको यह भी तो पता है कि 2 ही ऐसे गेट होते हैं जिन्हें यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। नैंड गेट और नॉर गेट, क्या ये यूनिवर्सल गेट है? जी हां। लेकिन ये किस तरीके की मेमोरी के टाइप्स हैं? रैम, रोम, बफर, फ्लैश या वर्चुअल? रैम मेमोरी तो हो नहीं सकता, क्योंकि रैम मेमोरी 2 तरीके की होती है। 2 तरीके की होती है? नहीं, 3 तरीके की होती है। स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम और एसडी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, 3 तरीके की। रोम मेमोरी होगा क्या? जी नहीं, क्योंकि रोम अगेन डिवाइडेड है किसमें? पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम और फ्लैश मेमोरी, यानी 4 तरीके की। या फिर आप इसको मास्केबल रोम भी बोल सकते हैं, तो 5 तरीके की हो जाएगी रोम। बफर मेमोरी, ये भी नहीं होगा नैंड और नॉर। फ्लैश मेमोरी, जी हां, फ्लैश मेमोरी 2 तरीके की होती है, एक फ्लैश नैंड और एक फ्लैश नॉर। तो आंसर क्या होगा? दैट इज फ्लैश मेमोरी। तो आपको एक चीज और पता चली कि द 2 मेन टाइप्स ऑफ फ्लैश मेमोरी आर, फ्लैश मेमोरी 2 तरीके की होती है, एक नॉर फ्लैश और एक नैंड फ्लैश। क्या ये बात समझ में आई? और नैंड और नॉर क्या है? यूनिवर्सल गेट है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाए कि फ्लैश मेमोरी कितने तरीके की होती है, तो आप कहेंगे 2 तरीके की, नैंड और नॉर। नैंड और नॉर क्या है? टाइप्स ऑफ फ्लैश मेमोरी है। नेक्स्ट, फ्लैश मेमोरी इज अ फॉर्म ऑफ डैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है? बताइए। रैम, रोम, बफर, वर्चुअल, एसडी रैम मेमोरी, क्या होगा करेक्ट आंसर? फ्लैश मेमोरी। अभी मैंने बताया कि फ्लैश मेमोरी क्या है? पेन ड्राइव, एसडी कार्ड और एसएसडी, है ना। मेमोरी कार्ड कह सकते हैं और एसएसडी, ये आपकी फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी होता क्या है? ईईपी रोम, जो रोम तीसरे प्रकार की होती है, ईईपी रोम, उसी से मिलकर बनती है फ्लैश मेमोरी, उसी की मदद से बनाई जाती है फ्लैश मेमोरी। तो इसका मतलब फ्लैश मेमोरी में आंसर क्या होगा? ईईपी रोम। क्या ईईपी रोम कहीं दिया है? नहीं, लेकिन रोम तो दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रोम मेमोरी। फ्लैश मेमोरी इज अ फॉर्म ऑफ ईईपी रोम, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फ्लैश मेमोरी वॉज इन्वेंटेड इन अर्ली 1980s बाई। चौथा क्वेश्चन, फ्लैश मेमोरी का आविष्कार 1980 के दशक की शुरुआत में किसके द्वारा किया गया था? अब ये जो फ्लैश मेमोरी है, ये किसके द्वारा बनाई गई थी? एलन ट्यूरिंग, रेनॉल्ड बी जॉनसन, फ्यूजियो मैसियोको, जेम्स रसल या नन ऑफ दीज? बताइएगा। बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज
फ्यूजियो मैसियो को। ये हैं आपके फ्लैश मेमोरी के पापा, है ना। तो अंकल जी को एक बार नमस्कार करिए। नमस्कार फ्यूजियो अंकल, कैसे हैं? नाम तो बड़ा बढ़िया रखा है आपने, फ्यूजियो मैसियो को, क्या बात है। और ये कहां काम करते थे? तो आंसर है तोशिबा में। इसका मतलब कि फ्लैश मेमोरी में अगर कंपनी का नाम पूछा जाए कि फ्लैश मेमोरी किस कंपनी ने बनाई, तो आंसर होगा तोशिबा। और फ्लैश मेमोरी को बनाया किसने? तो आंसर है फ्यूजियो मैसियो को, है ना, इन अंकल के द्वारा बनाया गया। क्या ये बात समझ में आई? और कब बनाया गया? 1980 के दशक में, 1980s में। क्लियर? चलो आगे बढ़ो। अच्छा, जेम्स रसल कौन है? ये पता है आपको? पता होना चाहिए। सीडी और डीवीडी के फाउंडर जेम्स रसल। रेनॉल्ड बी जॉनसन कौन है? बेबी जॉनसन पाउडर आता था ना, रेनॉल्ड बी जॉनसन, ये कौन है? हार्ड डिस्क के फाउंडर। जो हार्ड डिस्क है वो किसने बनाई है? जॉनसन अंकल ने, रेनॉल्ड बी जॉनसन। और एलन ट्यूरिंग, कंप्यूटर साइंस के फाउंडर एलन ट्यूरिंग। तो ये सबके सब आपको पता चल गए। और फ्यूजियो मैसियो को फ्लैश मेमोरी के फाउंडर, एफ से फ्लैश मेमोरी और एफ से ही फ्यूजियो मैसियो को, है ना, ऐसे याद रखिएगा, एफ से एफ मैच कर दीजिएगा। नेक्स्ट, प्रोग्राम दैट डुप्लीकेट द फंक्शनैलिटी ऑफ वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम इज नोन एज। बताइए, एक सिस्टम की कार्य क्षमता को दूसरे सिस्टम पर डुप्लीकेट करने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फेमस क्वेश्चन, बताओ। एम्यूलेटर, साइम्यूलेटर, इवैल्यूएटर, पीसीबी या ऑल ऑफ दिस? हम लोग कई बार क्या करते हैं कि जो चीजें मोबाइल में नहीं चलती उनको चलाने की कोशिश करते हैं, या कुछ चीजों को लैपटॉप पे चलाने की कोशिश करते हैं जबरदस्ती। और इसको लेकर हम लोग कई सारे सॉफ्टवेयर अपने एंड्रॉइड में, आईओएस में, लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं और डुप्लीकेट बनाने की कोशिश करते हैं। और इस डुप्लीकेसी बनाने को क्या बोलते हैं? एम्यूलेटर्स। तो आंसर क्या होगा? एक सिस्टम की कार्य क्षमता को दूसरे सिस्टम पर डुप्लीकेट करने के लिए, रिडंडेंसी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एम्यूलेटर्स का प्रयोग करेंगे। ये स्पेशल तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलाए जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन एमएस वर्ड 2021? ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बस यहां पर एग्जाम में क्या पूछा था? वर्जन बदल दिया था। उन्होंने पूछा था यही क्वेश्चन 2019 में और हमने पूछ लिया है यही क्वेश्चन 2021 में। तो क्या कोई बदलाव होगा आंसर में? जी नहीं। बताओ, एमएस वर्ड 2021 में चयनित टेक्स्ट को सभी फॉर्मेट साफ करें के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? सर इसका मतलब क्या है? पहले शॉर्टकट की देख लेते हैं, फिर मतलब भी समझ लेते हैं। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। क्या है? एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस स्पेस बार है। सर इसका मतलब क्या है? आओ इधर आओ। क्या करो? एमएस वर्ड ओपन करिए और उसमें कुछ भी टाइप करो, है ना। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर को ओपन करो और उसमें कुछ भी टाइप करो। उस टाइप किए हुए वर्ड में बोल्ड कर दो, उसको इटैलिक कर दो, अंडरलाइन कर दो, उसका कोई कलर दे दो। दे दिया आपने, उसमें कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट का साइज बढ़ा दिया, कलर दे दिया उसको। अब अगर मैं कहूं कि ये सारी फॉर्मेटिंग हटा दो, ये जितना आपने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किया है ये सब हटा दो, कैसे होगा? करके देखो। कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबा दो, हो जाएगा। ये सारी फॉर्मेटिंग आपकी क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी और जो टेक्स्ट था वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। क्या इसका और भी कोई तरीका है? जी हां। एमएस वर्ड ओपन करिए, होम पर आइए और होम पर आने के बाद में ये जो आपको ए का सिंबल दिखाई दे रहा है, एक तो ए का सिंबल आपको फॉन्ट के साइज के साथ दिखाई दे रहा है। फॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए
और फॉन्ट का साइज कम करने के लिए ए। इसके पास में आपको एक ए का सिंबल दिख रहा है जिसमें इरेजर बनी हुई है। ए का सिंबल जिसमें इरेजर बनी हुई है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो भी यही होगा, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ही होगा। कंट्रोल प्लस स्पेस बार इसकी शॉर्टकट की है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बदल के ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कंट्रोल प्लस स्पेस बार जो शॉर्टकट की है वो किसकी है एमएस वर्ड में, तो आंसर क्या हो जाएगा, टू क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग या टू रिमूव द फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए, फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए या फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए इसका यूज करते हैं। समझ में आया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज कॉल्ड एज द 3 फिंगर सैल्यूट इन कंप्यूटर। निम्नलिखित में से किस कमांड को कंप्यूटर में 3 फिंगर सैल्यूट के नाम से जाना जाता है। 3 फिंगर सैल्यूट का मतलब कि इन 3 कमांड्स को एक साथ दबाने पर कुछ होगा और इन्हें 3 फिंगर सैल्यूट भी बोला जाता है, बहुत पॉपुलर है। दैट इज कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट, इसी को बोलते हैं 3 फिंगर सैल्यूट। कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट। सर इससे होता क्या है। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट जब हम प्रेस करते हैं, सपोज करिए कि आप एमएस वर्ड पर काम कर रहे हैं या एक्सेल पर काम कर रहे हैं या पावर पॉइंट पर काम कर रहे हैं, काम करते करते आपने कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट दबाया, क्या होगा, आप अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं, कंप्यूटर के यूजर को स्विच कर सकते हैं, कंप्यूटर को साइन आउट कर सकते हैं या टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। यानी एक ऐसा पॉपअप आपके सामने ओपन होगा जिसमें लॉक लिखा होगा, स्विच यूजर लिखा होगा, साइन आउट लिखा होगा और टास्क मैनेजर लिखा होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि वो कौन सी शॉर्टकट की है जिसकी मदद से हम लॉक करते हैं, स्विच यूजर करते हैं, साइन आउट करते हैं या टास्क मैनेजर को ओपन करते हैं। तो भी आंसर क्या होगा, 3 फिंगर सैल्यूट की कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट। या एक क्वेश्चन फेमस और भी है, ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जिसके द्वारा हम टास्क मैनेजर को ओपन करते हैं। सिर्फ ये भी पूछ लेते हैं, टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट का यूज करते हैं। और ये आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, है ना, यही पॉपअप आपके सामने आएगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कॉमर्शियल यूज वॉज। व्यवसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था। कॉमर्शियल मतलब जो मार्केट में आया, जो कॉमर्शियलाइज किया गया। पहला कंप्यूटर का नाम बताइए। मार्क 1, इनियक, यूनिवैक, एडसैक या परम। एंड द करेक्ट आंसर इज यूनिवैक, जो कि पहला क्या है, कॉमर्शियल कंप्यूटर है, दैट इज कॉल्ड यूनिवैक। और यूनिवैक की फुल फॉर्म भी काफी बार पूछी गई है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहां पर यूनी का मतलब है यूनिवर्सल, यूनिवैक यूनिवर्सल हो गया, ए का मतलब है ऑटोमेटिक और सी का मतलब है कंप्यूटर। तो पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर का नाम क्या है, यूनिवैक। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ अ मेमोरी बफर यूज्ड टू एकोमोडेट अ स्पीड डिफरेंशियल। अगेन फेमस क्वेश्चन, गति अंतर को समायोजित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मेमोरी बफर का नाम बताइए। 2 चीजों की मेमोरी स्पीड अलग अलग है और उनको एकोमोडेट करना है, उनको बैलेंस करना है, तो ऐसी कौन सी मेमोरी लगाई जाती है जो 2 अलग अलग चीजों की मेमोरी या स्पीड को बैलेंस करती है। एग्जाम्पल लीजिए, सीपीयू की स्पीड अलग है और रैम की स्पीड अलग है, तो ऐसी कौन सी मेमोरी लगाई गई जो सीपीयू रैम की स्पीड को एकोमोडेट करे, जो सीपीयू रैम के बीच में काम करे। सर कैशे मेमोरी, बिल्कुल सही। सीपीयू और रैम के बीच में जो मेमोरी लगाई गई वो क्यों लगाई गई, क्योंकि सीपीयू की स्पीड बहुत फास्ट, रैम की स्पीड भी फास्ट, लेकिन दोनों की स्पीड में डिफरेंस है। तो ऐसी एक मेमोरी लगा दी जाए जो दोनों की स्पीड को बैलेंस करे, एंड दैट इज कॉल्ड कैशे मेमोरी। रजिस्टर क्या है,
सीपीयू के अंदर जो मेमोरी है जो कि फास्टेस्ट है, दैट इज रजिस्टर। रैम क्या है? दी वोलाटाइल मेमोरी, द टेम्परेरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, दैट इज रैम। एक्यूमुलेटर क्या है? जो रिजल्ट होता है, यानी जो कैलकुलेशन का जो एएलयू का रिजल्ट है वो जहां पर स्टोर होता है वो एक रजिस्टर है, और उस रजिस्टर को क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटर, जो सिर्फ रिजल्ट को ही स्टोर करता है। जैसे 2 + 3 बराबर है 5 के, ये 5 कहां पर स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? रैम की स्पीड या रैम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए जो आभासी मेमोरी, जो वर्चुअल मेमोरी होती है, वो क्या करती है? हार्ड डिस्क या एसएसडी से डेटा को उधार मांग लेती है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट, इन अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी फेलियर इन द कर्नल इज कॉल्ड एज, बताइए कंप्यूटर शब्दावली में कर्नल में विफलता को क्या कहा जाता है? क्या ऑपरेटिंग सिस्टम काम करने के लिए कर्नल का यूज करता है? जी हां, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उन सभी में कर्नल का यूज किया जाता है। खास तौर पे लाइनेक्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कर्नल। और कर्नल अगर फेल हो गया तो क्या होगा? कर्नल फेल हो गया, बूट नहीं हो पाएगा, बूट नहीं हो पाएगा तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट वन, दैट इज क्रैश। कई बार आपने देखा होगा कि जब विंडोज क्रैश हो जाती है, जब सिस्टम फेलियर हो जाता है, तो इस तरीके का मैसेज आता है कि योर पीसी रैन इनटू अ प्रॉब्लम दैट इट कुड नॉट बी हैंडल एंड नाउ इट नीड्स टू रीस्टार्ट। तो इसका मतलब सिस्टम क्या कर गया? क्रैश कर गया, कर्नल इसका फेलियर हो गया, दैट इज कॉल्ड क्रैश। नेक्स्ट, इन नेटवर्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन फिजिकल लेयर, बताइए नेटवर्किंग में निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग फिजिकल लेयर में किया जाता है? हम जानते हैं ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, और फिजिकल लेयर में कौन सी डिवाइस काम करती है? जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, हब और रिपीटर। फिजिकल लेयर में अगर हब और रिपीटर काम करता है तो क्या यहां हब दिया है? ना ना। क्या यहां रिपीटर दिया है? जी हां। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिपीटर। रिपीटर का मेन काम क्या होता है? सिग्नल को रीजनरेट करना, सिग्नल की लेंथ को इंक्रीज करना, और सिग्नल को रीजनरेट करने का काम किसका है? रिपीटर का है। नेक्स्ट, डिवाइस यूज्ड टू एंटर डेटा और इंफॉर्मेशन इनटू अ कंप्यूटर इंक्लूड, कंप्यूटर में डेटा या सूचना दर्ज करने के लिए उपयोग की जाने वाली डिवाइस में शामिल है क्या? कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, ओनली 1 and 2 या ऑल ऑफ दीज? सोचो। एंटर डेटा, हमें कंप्यूटर में डेटा या इंफॉर्मेशन को एंटर करवाना है। एंटर का मतलब इनपुट, इनपुट करवाना है या एंटर करवाना है, बात तो एक ही है। तो क्या यहां पर वो डिवाइसेस आएंगी जिसके मदद से हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करवाते हैं? यानी इनपुट डिवाइसेस के नाम बताइए। क्या कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है? यस। क्या माउस इनपुट डिवाइस है? यस। क्या माइक्रोफोन, माइक जिससे मैं बोल रहा हूं, क्या ये इनपुट डिवाइस है? जी हां। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ये सब की सब इनपुट डिवाइस हैं। तो फर्स्ट भी सही, सेकंड भी सही और थर्ड भी सही, यानी आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज। जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, है ना, MICR, OMR, BCR, ये सब के सब क्या है? इनपुट डिवाइसेस तो हैं जिसकी मदद से कंप्यूटर में डेटा को क्या करते हैं? एंटर करवाते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर PROM इज प्रोग्राम्ड वी कैन ओनली डैश द इंफॉर्मेशन। PROM प्रोग्राम हो जाने के बाद हम केवल डैश जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बताओ, PROM का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम सिर्फ प्रोग्राम कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लेकिन
कुछ लिख नहीं सकते, कुछ इरेज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड पी-रोम। एक बार जो कमिटमेंट कर ली फिर तो ये अपने आप की भी नहीं सुनता, पी-रोम। आंसर क्या होगा? पी-रोम सिर्फ रीड कर सकता है, तो आंसर होगा रीड। आफ्टर पी-रोम इज प्रोग्राम्ड, अगर एक बार पी-रोम को प्रोग्राम कर दिया गया, देन वी कैन ओनली रीड द इंफॉर्मेशन, तो हम सिर्फ इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं, राइट कर नहीं सकते, रिमूव कर नहीं सकते, सिर्फ रीड करना ही पॉसिबल है। नेक्स्ट, 4 निबल इक्वल्स टू डैश, बताइए 4 निबल किसके बराबर होगी? 2 बिट, 4 बिट, 2 बाइट, 4 बाइट या 8 बाइट की? क्या लगता है? सर हमें पता है एक निबल 4 बिट के बराबर होती है। बहुत बढ़िया। अगर एक निबल 4 बिट के बराबर, तो 4 निबल 4 4 4 16, यानी 16 बिट के बराबर है ना। लेकिन ये क्या कह रहा है? 16 बिट तो दिया ही नहीं हुआ है, तो इसका मतलब बाइट में देखते हैं कन्वर्ट करके। 16 बिट को कितने बाइट बोल सकते हैं? एक बाइट में 8 बिट होती हैं, तो 2 बाइट में 16 बिट होंगी, तो आंसर क्या हो गया? 2 बाइट्स, यानी थर्ड इज द राइट वन। समझ में आया? नहीं? फिर से देखो, 4 निबल किसके बराबर है? तो हमें तुरंत पता चल गया कि 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट, तो 4 निबल बराबर 4 4 16, यानी 16 बिट। क्या ऑप्शन में 16 बिट गिवन है? जी नहीं। इसका मतलब बाइट में देख लेते हैं कन्वर्ट करके इसको। 16 बिट का मतलब कितने बाइट? तो हमें पता है 1 बाइट बराबर 8 बिट के, तो 2 बाइट्स बराबर 16 बिट के, तो आंसर क्या हो गया? 2 बाइट्स। है बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाया आपने और आंसर पर पहुंच गए। नेक्स्ट, द मिनिमम अमाउंट ऑफ रैम रिक्वायर्ड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज 2000 इज। विंडोज 2000 की स्थापना के लिए आवश्यक रैम की न्यूनतम मात्रा क्या होगी? बताओ। एक क्वेश्चन तो ये पूछते हैं एग्जाम में कि विंडोज 11 के लिए जो मिनिमम रैम की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है। तो हम जानते हैं विंडोज 11 के केस में 4 GB की रैम कम से कम होनी चाहिए, तो आंसर हो जाता 4 GB, 4 GB। लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा है? विंडोज 2000 जो कि एक सर्वर है, विंडोज 2000 सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो मिनिमम रैम की रिक्वायरमेंट है वो क्या है? एंड द करेक्ट आंसर इज 64 MB। यानी कितनी रैम हमें चाहिए थी विंडोज 2000 केस के लिए? मिनिमम 64 MB। और ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है IBPS का, याद रखिएगा। 64 MB विंडोज 2000 सर्वर के लिए। A normal CD-ROM usually can store up to data। बताइए, एक सामान्य CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी आमतौर पर कितना डेटा स्टोर कर सकती है? नॉर्मल जो CD आती है मार्केट में वो कितना डेटा स्टोर कर सकती है? 680 KB, 680 बाइट्स, 680 MB, 60 GB या नन ऑफ दीज? बताओ। आप लोग ने देखा होगा जब आप CD लेने जाते थे पहले के समय में, तो उसके ऊपर लिखा रहता था 700 MB, 700 MB। तो क्या कहीं कहीं पर 700 MB दिया है? नहीं। यानी आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। रुको, जो 700 MB वाली होती है वो अराउंड 680 MB डेटा को स्टोर करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? या तो 700 MB दिया होता तो वो भी सही होता, और अगर 700 MB नहीं दिया है तो आंसर क्या होगा? 680 MB, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट वन। मेगाबाइट, 700 मेगाबाइट भी सही है और 680 जो कि अप्रॉक्स में है ये भी सही है। अगर 700 दिया होगा तो आंसर 700 होगा, नो डाउट। लेकिन अगर 700 नहीं दिया होगा तो आंसर क्या होगा? 680 MB।
है ना। ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है। यहां पर कई बार कैंडिडेट्स आंसर क्या लगा कर आते हैं, नन ऑफ दीज, क्योंकि वो जानते हैं 700 MB होगा, लेकिन ये दिया ही नहीं होता। तो यहां एग्जामिनर खेल जाता है और मोए मोए हो जाती है स्टूडेंट्स की, है ना, आता हुआ भी गलत कर देते हैं, इसलिए ये समझना जरूरी है। नेक्स्ट, विच इज वोलाटाइल मेमोरी, बताइए कौन सी मेमोरी अस्थिर मेमोरी है। वोलाटाइल का मतलब टेम्परेरी, इनमें से ऐसी कौन सी मेमोरी है जो टेम्परेरी है, जो वोलाटाइल है। कैशे, रैम, एस रैम, रजिस्टर या ऑल ऑफ दीज। कैशे मेमोरी, क्या ये टेम्परेरी है? जी हां, ये वोलाटाइल है। रैम, ये भी वोलाटाइल है। अगर रैम वोलाटाइल है तो स्टैटिक रैम भी वोलाटाइल होगी। रजिस्टर जो कि फास्टेस्ट है लेकिन टेम्परेरी है, ये भी वोलाटाइल हुई। तो आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। ये सब की सब टेम्परेरी हैं, ये सब की सब वोलाटाइल हैं। बोलो बल्ले बल्ले, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। समझ में आया? क्वेश्चन आसान था लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कैंडिडेट्स, जल्दी भी तो करना है। नेक्स्ट, द डिजिटल सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई डैश। डिजिटल सिग्नलों को डैश द्वारा दर्शाया जा सकता है। 0 and 1, बाइनरी कोड्स, हाई एंड लो, बिट्स या ऑल ऑफ दी अबव। बताओ फटाफट। डिजिटल सिग्नल्स का मतलब क्या होता है? 0 1, है ना, इसी को तो बोलते हैं डिजिटल सिग्नल्स, 0 and 1। क्या बाइनरी कोड्स भी बोल सकते हैं? जी हां, बाइनरी कोड या बाइनरी नंबर्स का मतलब भी क्या है? 0 1। हाई और लो का मतलब भी क्या है? हाई का मतलब 1, लो का मतलब 0, ये भी सही। बिट्स का मतलब बाइनरी डिजिट यानी 0 1, ये भी सही। तो आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दी अबव, यानी ऑल ऑफ दीज। फिफ्थ इज द राइट वन। 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। और ये 0 और 1 स्टोर कहां पर होते हैं? जल्दी से बताओ। विच प्लेस इज यूज्ड या विच डिवाइस इज यूज्ड टू स्टोर 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1? द आंसर इज फ्लिप फ्लॉप। बहुत बढ़िया। फ्लिप फ्लॉप की कलेक्शन को क्या बोलते हैं? द कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर। और रजिस्टर ही तो है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी, है ना। ये पूरा सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन्ड बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड। चार्ल्स बेबेज ने क्या बनाया? क्यों इन्हें फाउंडर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं? क्यों इन्हें पापा बोलते हैं कंप्यूटर का? वाई? क्योंकि चार्ल्स बेबेज अंकल ने क्या बनाया? पहला मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन किया जिसमें एनालिटिकल इंजन या डिफरेंस इंजन का प्रयोग किया गया। तो आंसर क्या होगा? एनालिटिकल इंजन यहां पर गिवन है, दैट इज द राइट आंसर। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन कहा जाता है। नेक्स्ट, द वन प्रोग्राम रनिंग एट ऑल टाइम ऑन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर पर हर समय चलने वाला एक प्रोग्राम क्या कहलाता है? एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में हर समय रन करता रहता है, दैट इज कॉल्ड कर्नल, सॉफ्टवेयर, विंडोज, टास्क मैनेजर या शेल। क्या होगा? कंप्यूटर में जो हर समय काम करेगा वो कौन है? मैनेजर। और कंप्यूटर को मैनेज कौन करता है? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? कंप्यूटर को ऑर्डर कौन देता है? कर्नल वाया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आंसर क्या होगा? द वन प्रोग्राम, कंप्यूटर का वह प्रोग्राम जो हर समय रन करता है, द वन प्रोग्राम रनिंग एट ऑल टाइम ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड कर्नल। नेक्स्ट, द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड। बताइए, कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकते प्रतीक को क्या कहा जाता है? ब्लिंकिंग का मतलब, चमकने का मतलब कि जो ब्लिंक करे, यानी बंद खुल हो, आए जाए, कुछ इस तरीके से हो, उसे क्या बोलेंगे? कर्सर, पॉइंटर,
माउस, टैब या रूलर, या आता है बताएंगे नहीं? बताइए। बिल्कुल सही, ब्लिंकिंग सिंबल को बोलते हैं कर्सर। कर्सर क्या होता है? इंडेंटेशन भी इसको बोल सकते हैं, जो अलाइनमेंट को डिफाइन करता है। राइट अलाइनमेंट अगर ये राइट साइड में है, लेफ्ट अलाइनमेंट अगर ये लेफ्ट साइड में है, सेंटर अलाइनमेंट अगर ये सेंटर में है, जस्टिफाई अलाइनमेंट अगर ये जस्टिफाई कर रहा है तो ये क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड कर्सर, है ना। ऐसे ही तो ब्लिंक करता है, दिखता है हमें एमएस वर्ड में, ओपन किया ब्लिंक कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड कर्सर। पॉइंटर क्या होता है? दिस वन। जो माउस जब हम लोग मूव करते हैं तो क्या मूव होता है? पॉइंटर। ये डिफरेंस होता है कर्सर और पॉइंटर में। नेक्स्ट, द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय इंटरनेट इज। इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने वाला संचार प्रोटोकॉल कौन सा है? बताओ। जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करती है ऐसी प्रोटोकॉल इंटरनेट पर कौन सी है? प्रोटोकॉल का मतलब तो आप जानते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द इंटरनेट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है कंप्यूटर में जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करती है? HTTP? जी नहीं, ये तो बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल है जो URL में वेबसाइट्स को निकाल के लाती है। FTP? जी नहीं, ये तो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का काम करती है। DHCP? जी नहीं, ये तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है जो IP एड्रेस को ऑटोमेटिक असाइन करती है। SMTP? जी नहीं, ये तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो मेल को सेंड करती है। TCP/IP? जी हां, दिस इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, दिस इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। नेक्स्ट, इन विच टैब hyphenation options are available in MS Word 365? Very famous question. MS Word 365 में MS Word 365 से कई क्वेश्चन आएंगे। लाइन लगी होगी एग्जाम में MS Word 365, MS Excel 365, MS PowerPoint 365। बताइए मुझे, हाइफिनेशन का जो विकल्प है वो किस टैब में मिलता है? हाइफिनेशन का मतलब हाइफन। हम लोग दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए बीच में हाइफन यूज करते हैं ना। ये हाइफन का जो सिंबल है, जो हाइफिनेशन का ऑप्शन है, ये किस टैब में मिलता है? इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस या रिव्यू? नहीं समझ में आया? द आंसर इज लेआउट। MS वर्ड ओपन करिए, लेआउट पर क्लिक करिए। जैसे ही लेआउट पर क्लिक करेंगे वहां पर आपको एक हाइफिनेशन का मिल जाएगा ऑप्शन, ब्रेक, लाइन नंबर्स, हाइफिनेशन। तो आंसर क्या है? लेआउट। ये हाइफिनेशन होता क्या है, आइए इसको और डिटेल में समझते हैं। हाइफिनेशन का मतलब है यूजिंग अ हाइफन डिवाइडिंग अ वर्ड एट द एंड ऑफ अ लाइन। जब लाइन कंप्लीट हो रही होती है और दो वर्ड्स को हमें ज्वाइन करना होता है तो हम कई बार बीच में हाइफन लगा देते हैं, है ना। जैसे यूजर फ्रेंडली, यूजर हाइफन फ्रेंडली, डॉग फ्रेंडली, डॉग हाइफन फ्रेंडली, फास्ट एक्टिंग, फास्ट हाइफन एक्टिंग, वेल नोन, वेल हाइफन नोन। तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हाइफन का यूज करते हैं। और ये हाइफिनेशन का सिंबल कहां मिलता है? ये ऑप्शन किस टैब में मिलता है? तो आंसर है लेआउट वाले टैब में। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वन। रीड अलाउड मतलब जोर जोर से बोलना। एंड चेक एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस आर फाउंड अंडर विच टैब इन MS वर्ड 2021? MS वर्ड 2021 में जोर से पढ़े यानी रीड अलाउड और एक्सेसिबिलिटी जांचे विकल्प किस टैब के अंतर्गत पाए जाते हैं? इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस और रिव्यू? बताइए। बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज रिव्यू।
गलत कर दिया ना आप सबने, नहीं पता था ना ये, याद रखो रीड अलाउड और चेक एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन कहां मिलता है, रिव्यू टैब के अंदर। रिव्यू टैब के अंदर तो हमने आपको पहले यह भी बताया था ना कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने का ऑप्शन। थेसोरस मतलब एंटोनिम और सिनोनिम, किसी भी वर्ड के समान और विलोम शब्द जानने का तरीका थेसोरस। वर्ड काउंट अगर करना है ये, रीड अलाउड करना है स्पीच को ऑप्शन, लिख लिख के अगर आपको टाइप नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि बोलकर हम टाइप करें, रीड अलाउड फंक्शन का यूज करिए। चेक एक्सेसिबिलिटी कहां, रिव्यू टैब। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेपर साइज इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड दस्तावेज में निम्नलिखित में से कौन सा कागज का आकार नहीं है, बताइए। एमएस वर्ड में पेपर का साइज है ना अलग अलग, लीगल, एग्जीक्यूटिव, लैंडस्केप, A3, लेटर, A4। इनमें से पेपर साइज कौन सा नहीं है, लीगल है, एग्जीक्यूटिव है, लैंडस्केप नहीं है, A3 भी है, लेटर भी है। लैंडस्केप क्या होता है, पेज ओरिएंटेशन, जो कि दो तरीके की होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो ये पेपर का साइज नहीं है लैंडस्केप, ये बल्कि पेज ओरिएंटेशन है। पेपर के साइजेस कितने प्रकार के हैं, 10 प्रकार के, याद रखिएगा। एमएस वर्ड में हम जब टाइप करते हैं तो वो 10 तरीके के पेपर के साइज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रिंट करवाते समय भी, है ना, कभी हम A4 में प्रिंट करवा सकते हैं, A3 साइज में भी प्रिंट करवा सकते हैं, A5 पेपर साइज में भी प्रिंट करवा सकते हैं, है ना, ये भी सब ऑप्शन है। तो टोटल साइजेस कितने हैं, 10। लेटर, टैबलॉइड, लीगल, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, A5, B4, B5। याद रखेंगे 10, A3, A4, A5, B4, B5। ये तो नॉर्मल हो गए नंबर्स वाले। लेटर, टैबलॉइड, लीगल, स्टेटमेंट और एग्जीक्यूटिव, ये 5 ऐसे हो गए। तो टोटल कितने हो गए, दैट इज 10। नेक्स्ट, अब जरा इनको एक बार देख भी लो। पेज साइज इन एमएस वर्ड कहां देखने को मिलता है, लेआउट के टैब में। इस लेआउट के टैब में हमें मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेज का, पेपर का साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन ब्रेक, हाइफिनेशंस, ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। कहां, लेआउट वाले टैब में। अब जैसे ही आप साइज पर क्लिक करेंगे तो ये 10 साइज ओपन हो जाएंगे आपके सामने। ओरिएंटेशन पर क्लिक करेंगे तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ओपन हो जाएगा, 2 तरीके के ओरिएंटेशंस। व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट पेपर साइज इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड दस्तावेज में डिफॉल्ट रूप से कागज का आकार क्या है, बताइए। अभी हम लोगों ने 10 टाइप्स देखे पेपर साइज, है ना, 10 टाइप्स के होते हैं पेज का साइज, आपका पेपर का साइज या पेज का साइज। लेकिन इनमें से बाय डिफॉल्ट कौन सा है, लीगल, एग्जीक्यूटिव, टैबलॉइड, A3 या लेटर। बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज लेटर। बाय डिफॉल्ट जो आपके पेज का साइज है, जो आपके पेपर का साइज है, वो क्या है, लेटर है। लेकिन आप लेटर से A3, A4, A5 किसी में भी चेंज कर सकते हैं। तो आंसर क्या है बाय डिफॉल्ट, लेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। इन एमएस वर्ड द डायमेंशन ऑफ द लेटर पेज साइज आर। एमएस वर्ड में जो लेटर, जो कि बाय डिफॉल्ट पेज का साइज है, इसका डायमेंशन कितना है। एमएस वर्ड में लेटर पेज साइज का आयाम क्या है, 8.5 इंच इंटू 11 इंच, 11 इंच इंटू 17 इंच, 8.5 इंच इंटू 14 इंच, 7.25 इंच इंटू 10.5 इंच, या नन ऑफ दीज। आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन, 8.5 इंटू 11 इंच, ये है बाय डिफॉल्ट डायमेंशन। तो आप देख सकते हैं लेटर दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट, और लेटर में क्या दिया है, 8.5 इंच इंटू 11 इंच, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर।
समझ में आया? देखो लेटर है, लीगल है, एग्जीक्यूटिव है, A3 है, A4 है, A5 है ना, B4 है, B5 है। तो ये सब आपके होते हैं क्या? पेज के साइज, जो कि कितने तरीके के हैं? 10 तरीके के। ये हैं इनके नाम। समझ में आया? नेक्स्ट, इन इंटरनेट वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, बताइए इंटरनेट पर जो वेबसाइट होती है वो किसका कलेक्शन है? वैसे तो वेब पेजेस का कलेक्शन होती है वेबसाइट। द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड अ वेबसाइट। तो क्या आंसर वेब पेजेस होगा? ग्राफिक फाइल्स हो सकता है क्या? ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स हो सकता है क्या? ऑल ऑफ दीज हो सकता है क्या? सोच के बताओ। क्या वेबसाइट में ग्राफिक्स की फाइल्स भी होती हैं? जी हां, है ना, ग्राफिक्स भी तो होता है, इमेजेस भी तो होती हैं। तो वेब पेजेस भी हो गए, ग्राफिक्स की फाइल्स भी हो गई, ऑडियो और वीडियो भी होती है क्या? जी हां। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ये सभी ऑप्शंस करेक्ट है। तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ग्राफिक फाइल्स, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, द टॉप मोस्ट रो ऑफ कीज ऑन द स्टैंडर्ड कीबोर्ड कंटेन डैश की एंड द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज कॉल्ड, बताइए मानक कीबोर्ड पर कुंजियों की सबसे ऊपरी पंक्ति में कौन सी कुंजियां होती हैं? सबसे ऊपर, टॉप, भाईचारा ऑन टॉप। बताइए सबसे ऊपर कौन सी कीज होती हैं? और कीबोर्ड पर सबसे लंबी कुंजी कौन सी होती है? सबसे बड़ी की कौन सी होती है? तो सबसे ऊपर तो होता है F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 यानी फंक्शन की, और सबसे बड़ी की होती है स्पेस बार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फंक्शन एंड स्पेस बार, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? नेक्स्ट, एन एंटीवायरस प्रोग्राम इज डिजाइन्ड टू डैश कंप्यूटर वायरस, बताइए एक एंटीवायरस प्रोग्राम डैश कंप्यूटर वायरस के लिए डिजाइन किया गया है। एंटीवायरस प्रोग्राम का काम क्या होता है? वायरस को स्कैन करना, ढूंढना और उसको रिमूव करना। आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट, क्या वायरस जो है, क्या एंटीवायरस जो है वो आइडेंटिफाई करेगा और एलिमिनेट करेगा। स्कैन करेगा डिवाइस को, फिर आइडेंटिफाई करेगा, स्कैन करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, फिर एलिमिनेट करेगा। स्कैन डिवाइस एंड एलिमिनेट, या नन ऑफ दीज? बताओ। तो बिल्कुल सही क्या लग रहा है? पहले स्कैन करेगा। एंटीवायरस का काम क्या है? स्कैन करना, फिर उसके बाद पकड़ लेना, अच्छा ये वायरस है, इधर आओ, है ना, आइडेंटिफाई कर लिया। फिर कहता है अच्छा मैंने पकड़ लिया, अब जाओ, यानी एलिमिनेट। तो सबसे पहले स्कैन करेगा सारी ड्राइव्स को, पूरे कंप्यूटर को, फिर आइडेंटिफाई करेगा वायरस को, और फिर उसको कहेगा जाओ, एलिमिनेट कर देगा। यही होता है ना, दैट इज एंटीवायरस। स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इज मेजर्ड इन, इंटरनेट कनेक्शन की गति को किसमें नापा जाता है? किसमें मापा जाता है? गीगाहर्ट्ज, डीपीआई, पीपीएम, एमबीपीएस या आरपीएम? बताइए। गीगाहर्ट्ज तो हो नहीं सकता, क्योंकि गीगाहर्ट्ज कब होता? जब स्पीड ऑफ कंप्यूटर होता, जब स्पीड ऑफ सीपीयू होता, जब स्पीड ऑफ प्रोसेसर होता, है ना। तो आंसर क्या होता? हर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज। डीपीआई भी नहीं होगा, क्योंकि डीपीआई कब होता? जब प्रिंटर के रेजोल्यूशन की बात हो रही होती, कि रेजोल्यूशन ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड इन। आंसर डीपीआई, डॉट पर इंचेस। पीपीएम भी नहीं होगा, क्योंकि अगर लेजर, इंकजेट या थर्मल प्रिंटर या प्लॉटर, इनकी स्पीड के बारे में बात हो रही होती तो आंसर पीपीएम हो जाता, पेजेस पर मिनट। एमबीपीएस बिल्कुल सही जवाब है, मेगा बिट पर सेकेंड। यही है इंटरनेट की स्पीड नापने का तरीका। कितने एमबीपीएस है, कितने जीबीपीएस की स्पीड है ना, कितने केबीपीएस की स्पीड है? तो आंसर क्या होगा? मेगा बिट पर सेकेंड, गीगा बिट पर सेकेंड या किलो बिट पर सेकेंड। दैट इज द राइट आंसर। आरपीएम किसकी होती है? हार्ड डिस्क की। जो हार्ड डिस्क होती है उसकी स्पीड को किसमें नापते हैं?
रेवोल्यूशंस पर मिनट, आरपीएम। जो फैन होते हैं, सीलिंग फैंस या कोई भी फैन है ना, इनकी स्पीड को भी किसमें नापते हैं, आरपीएम में। तो हार्ड डिस्क में भी क्या लगा होता है, फैन। दैट्स व्हाई द स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन व्हाट, आरपीएम, रेवोल्यूशंस पर मिनट। नेक्स्ट, डैश इज वाइडली यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग स्ट्रीमिंग वीडियोस डेटा ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर स्ट्रीमिंग वीडियो यानी जो लाइव वीडियोस होती हैं, डेटा प्रसारित करने के लिए डैश का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। MP3 फाइल्स, WMA, WAV, AVI या GIF। तो जितनी भी लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग है उनमें जो वीडियो होती है वो किस प्रकार की होती है? द आंसर इज MP3 नहीं, WMA नहीं, WAV नहीं, AVI जी हां, ऑडियो वीडियो इंटरलीव, दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑडियो वीडियो इंटरलीव, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। AVI फॉर्मेट जो कि वीडियो फॉर्मेट है, ऑडियो वीडियो फॉर्मेट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑडियो वीडियो इंटरलीव। नेक्स्ट, इन अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट रोज आर लेबल्ड एज डैश। कंप्यूटर स्प्रेडशीट में पंक्तियों को डैश लेबल किया जाता है, बाय लेटर्स, बाय नंबर्स, बाय सेल रेफरेंस, बाय सिंबल्स या ऑल ऑफ दीज। हम जानते हैं स्प्रेडशीट का मतलब एक्सेल बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि एक्सेल एक तरीके की स्प्रेडशीट है। तो एक्सेल में रोज को नंबर्स के द्वारा और कॉलम्स को अल्फाबेट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, या लेटर्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो रोज के केस में क्या होगा, नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, रोज, जो कि कैसे इंडिकेट की गई है, नंबर से। ABCDEFGH, ये क्या है, कॉलम्स। तो लिख भी दिया है मैंने, रोज नंबर्स, कॉलम्स अल्फाबेट से। नेक्स्ट, which of the following register is used to keep track of address of the memory location where the next instruction is located? बताइए, निम्नलिखित में से किस रजिस्टर को उपयोग उस मेमोरी स्थान के पते को ट्रैक करने के लिए किया जाता है जहां अगला निर्देश स्थित है? प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या नन ऑफ दीज? वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। कह रहा है उस रजिस्टर का नाम बताइए जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। ये इंस्ट्रक्शन इसके बाद सीपीयू में जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा। ये कौन सा रजिस्टर डिफाइन करेगा? प्रोग्राम काउंटर, यानी पीसीबी इसको बोलते हैं। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का काम क्या है? टू कीप ट्रैक ऑफ द एड्रेस, एड्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड रखना, टू द मेमोरी लोकेशन वेयर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड या लोकेटेड। कौन सा अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा उसका मेमोरी एड्रेस का रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम प्रोग्राम काउंटर का होता है। नेक्स्ट, डैश आर अटेम्प्ट बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी। फॉल्सिफाइंग का मतलब धोखाधड़ी, धोखे से किसी इंडिविजुअल के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लीक करना या हैक करना किस तरीके का अटेम्प्ट है, किस तरीके का क्राइम है? डैश क्या व्यक्तियों द्वारा अपनी पहचान गलत बताकर आपसे गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, इसे क्या बोलते हैं? फिशिंग स्कैम। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फॉल्सिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी या फिर किसी डुप्लीकेट वेबसाइट को बनाकर गलत तरीके से इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना, ये सब क्या है? फिशिंग स्कैम ही तो है। जहां फिशिंग का मतलब मछली पकड़ने वाला जाल, लेकिन यहां मछली बन गए हम लोग, है ना। हमने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स एंटर करी और ये जो हैकर बैठा हुआ था उसने ले ली। तो मछली की जगह कौन है? हम लोग हैं, है ना। और ये लगातार लगा हुआ है, कैसे मेरे झांसे में आ जाए,
right? That is called a phishing scam. Next, which of the following language is more suited to a structured program? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा, कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज, कौन सी कंप्यूटर भाषा एक संरचित कार्यक्रम के लिए अधिक उपयुक्त है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के लिए। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम अगर हमें लिखना है तो सबसे बेस्ट कौन सी मानी जाती है? पास्कल, जो किसने डेवलप करी? ब्लेस पास्कल के द्वारा। तो करेक्ट आंसर है द मोस्ट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, जो कि बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से लिखा गया, स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा गया है, दैट इज पास्कल। रिटन बाय हुम? मिस्टर ब्लेस पास्कल, अंकल जी ने लिखा है ना, ब्लेस पास्कल के द्वारा लिखी हुई। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन डैश मोड। कह रहा है बाय डिफॉल्ट रूप से जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको अगर हम प्रिंट करवाएं तो वो किस मोड में प्रिंट होंगे? लैंडस्केप में, पोर्ट्रेट में, पेज सेटअप में, प्रिंट व्यू में, या ऑल ऑफ दीज में? बताइए। इसका मतलब यहां पर पूछा जा रहा है पेज ओरिएंटेशन, और पेज ओरिएंटेशन दो तरीके के होते हैं, अभी हम लोग ने डिस्कस किया, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। यानी आंसर या तो लैंडस्केप होगा या पोर्ट्रेट होगा, बाकी सब तो छलावा है। और हम जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है? पोर्ट्रेट। तो आंसर क्या होगा? सेकंड इज द राइट वन। बोलो, यही होगा ना? ये क्वेश्चन ऐसे भी तो पूछ सकते थे कि व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन। एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? तो पोर्ट्रेट हो जाता, लेकिन नहीं, सताएंगे, घुमा के पूछेंगे क्वेश्चन को। बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन डैश मोड, पोर्ट्रेट। कैसे दिखेगा? लेआउट के अंदर हमें पेज ओरिएंटेशन का ऑप्शन दिखता है ना, अभी हम लोग ने डिस्कस किया था। कहां दिखता है? लेआउट के अंदर। हाइफिनेशन हो, लाइन ब्रेक हो, लाइन नंबर्स हो, ओरिएंटेशन हो, मार्जिन हो, ये सब लेआउट का ही हिस्सा है। और लेआउट यानी ओरिएंटेशन दो तरीके के, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। बाय डिफॉल्ट कौन सा? पोर्ट्रेट, दैट इज द राइट वन। यू कैन यूज द डैश व्यू टू मेक ग्लोबल चेंजेस टू योर प्रेजेंटेशन। आप अपनी प्रस्तुति में वैश्विक परिवर्तन करने के लिए किस दृश्य का उपयोग कर सकते हैं? अच्छा जी, ग्लोबल चेंजेस का मतलब? ग्लोबल चेंजेस का मतलब एक जगह बदलाव करें और वो बदलाव सभी जगह पर हो जाए, ऑटोमेटिक जादू। एक स्लाइड में बदला और सब जगह पर आ गया। एक स्लाइड में मैंने लोगो लगाया अपना और हर एक स्लाइड में आ गया। एक स्लाइड में हमने कोई बदलाव किए, कलर चेंज किया, सभी स्लाइड्स का चेंज हो गया। कैसे? स्लाइड मास्टर व्यू की मदद से। यही तो होगा। हैंडआउट मास्टर नहीं, नोट्स मास्टर नहीं, स्लाइड मास्टर। यस, दैट इज द करेक्ट वन। स्लाइड सॉर्टर बिल्कुल नहीं। तो अगर ये पूछें कि लोगो सभी स्लाइड्स पे लगाना है एक साथ, कैसे लगाएं? स्लाइड मास्टर। कलर चेंज करना है सभी स्लाइड्स का एक साथ, कैसे करें? स्लाइड मास्टर। ग्लोबल बदलाव करने हैं, कैसे करें? स्लाइड मास्टर। ठीक, नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, फलाना ढिमकाना है ना, ये सब आते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर का, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर का, फ्रीवेयर का, या ट्रायलवेयर? क्या होगा करेक्ट आंसर? हम जानते हैं एमएस ऑफिस ओपन सोर्स तो है नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट तो है नहीं, ना हम इसमें कोई बदलाव कर सकते हैं, है ना। बिल गेट्स अंकल का पूरा हक है इसके ऊपर, तो ना तो ये फ्री में देते हैं ना ये बदलाव करने की परमिशन देते हैं, तो ओपन सोर्स तो है नहीं। क्या वर्टिकल है? वर्टिकल भी नहीं है, क्योंकि वर्टिकल सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो डिमांड देकर बनवाए जाते हैं। क्या हमने एमएस ऑफिस बनाने के लिए डिमांड दी थी माइक्रोसॉफ्ट को? क्या हमने बिल गेट्स अंकल को कॉल लगाया था और कहा था कि मेरे लिए एमएस वर्ड बना दो, एक्सेल बना दो, पावर पॉइंट बना दो अंकल जी? जी नहीं।
पहले से बना के रखे थे उन्होंने कि कोई भी कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल किसी को यूज करना है वो कर लेगा, तो वर्टिकल भी नहीं होगा। फ्री वेयर तो है नहीं, है ना, बिल गेट्स अंकल फ्री में तो देने से रहे, फ्री वेयर तो है नहीं। ट्रायल वेयर है क्या ये कुछ समय के लिए मुझे ट्रायल पर मिला कि पहले आप चला के देख लो, फिर समझ में आए तो ले लो? ना ना, नो एनी ट्रायल वेयर। तो बचा क्या? हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर, दैट इज द राइट आंसर, यानी फर्स्ट बिल्कुल सही है। सर हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर होते क्या है? वो सॉफ्टवेयर्स जो हर किसी के लिए बनाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। जैसे एक बार बना दिया, अब कोई भी कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल इसको यूज करे, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वीएलसी मीडिया प्लेयर, ब्राउजर्स, जो हर किसी के लिए बनाए गए, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। समझ में आए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोएस्ट इन एक्सेसिंग द डेटा? डेटा तक पहुंचने में निम्न में से कौन सा सबसे धीमा है? रजिस्टर, कैशे, रैम, एसएसडी या हार्ड डिस्क? बताइए। यानी इनमें से सबसे स्लोएस्ट मेमोरी कौन सी है, यही तो पूछ रहा है कि इनमें से सबसे धीमी जो मेमोरी है वो कौन सी है, स्लोएस्ट। रजिस्टर तो सबसे फास्ट है, फिर रजिस्टर के बाद कैशे, फिर रैम बहुत तेज है ना, रजिस्टर सबसे तेज, रजिस्टर से नीचे थोड़ी कैशे, कैशे से नीचे थोड़ी सी रैम, एसएसडी और हार्ड डिस्क, इनमें बताइए। एसएसडी तेज होती है और हार्ड डिस्क स्लो होती है तो दोनों स्लो है ना। अगर हम कंपेयर करें ऊपर तीनों से तो नीचे वाली तो सेकेंडरी स्टोरेज हो गई, तो एसएसडी भी स्लो और हार्ड डिस्क भी स्लो। लेकिन अगर दोनों में कंपेयर करें तो एसएसडी फास्ट और हार्ड डिस्क स्लो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हार्ड डिस्क इज द राइट आंसर। फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट की कैटेगरी में सबसे फास्ट रजिस्टर है, इससे कम कैशे, इससे कम रैम, फिर एसएसडी और फिर सबसे कम है आपकी हार्ड डिस्क, है ना। ऐसे हम इसको अरेंज कर सकते हैं फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट की कैटेगरी में। तो हार्ड डिस्क आ गई ना सबसे नीचे, दैट इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? तो ये 40 क्वेश्चन का सफर तो पूरा हो गया है। तो आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया, एक बार बताइएगा कमेंट करके। ये है क्वेश्चन ऑफ द डे, पढ़िए। वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर फाउंड अंडर विच टैब इन एमएस ऑफिस 365, है ना। ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। वाटरमार्क अगर लगाना है, पेज का कलर बदलना है, पेज का बॉर्डर सेट करना है, तो एमएस ऑफिस 365 में किस टैब के अंतर्गत ये पाया जाता है, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू, इंसर्ट या डिजाइन, क्या होगा करेक्ट आंसर? अगर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यस, नहीं पता तो नेक्स्ट सेशन का वेट करिए, उसमें सबसे पहले इसी क्वेश्चन को डील करेंगे। सेशन कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो कंप्यूटर के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर सोच रहे हैं कि एक बार बढ़िया तरीके से, है ना, कंप्यूटर को डिटेल में पढ़ लिया जाए, टॉपिक वाइज पढ़ लिया जाए, ताकि एग्जाम में जितने भी कठिन क्वेश्चंस क्यों ना आए उनके आंसर्स को दे पाए with full confidence, with full energy. So that is the right time to study and complete the course. You can enroll in the course by the link given in the comment box or description of the video. तो आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इनरोल कर सकते हैं, या अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आप इस कोर्स से इनरोल कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग इस कोर्स से कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसे लग रहे हैं आपको ये सेशंस, क्या कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। प्लीज कमेंट एंड गिव योर फीडबैक। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू वेरी मच।